आज हम आपको ये सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य का नागरिक एवं सैनिक प्रशासन ये करवाएंगे। इसमें सबसे पहले लेंगे हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक प्रशासन। नागरिक प्रशासन में फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन। इसके बाद लेंगे केंद्रीय प्रशासन को हम उसके विभिन्न विभागों में बांटेंगे। अब लेंगे यहाँ पे राजा, केंद्र में राजा, किंग। राजा केंद्र में सर्वोपरि होता था, वो सभी कानूनों को बनाता था, सभी को लागू करवाता था। राजा किसी को मृत्यु दंड दे सकता था, किसी की सजा को भी माफ कर सकता था। मौर्य काल में राजा सर्वोपरि होता था। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद जिसको हम कहेंगे मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में उसके विभिन्न मंत्रियों की संख्या 11 थी। 11 में सबसे पहले लेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सबसे पहले लेंगे प्रधानमंत्री। 1 नंबर पे प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों में सर्वोच्च होता था। वो राजा को विशेष मुद्दों पे सलाह देता था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। नेक्स्ट लेंगे हम पुरोहित। 2 नंबर पे पुरोहित धार्मिक कार्यों का मंत्री था। पुरोहित धार्मिक कार्यों का मंत्री था। 2 नंबर पे हम लेंगे पुरोहित धार्मिक कार्यों का मंत्री था। इसको राजदरबार में बड़ा सम्मान प्राप्त था। थर्ड पे लेंगे सेनापति का क्या कार्य होता था? सेनापति का प्रमुख कार्य सैनिकों को वेतन भत्ते निश्चित करना, परेड की ग्राउंड में ले जाना, प्रशिक्षण देना एवं युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करना, ये सेनापति के प्रमुख कार्य होंगे। इसके बाद लेंगे 4th नंबर पे लेंगे हम समाहर्ता। समाहर्ता क्या होता था? ये वित्त मंत्री होता था, इसको हम फाइनेंस मिनिस्टर कहेंगे। मौर्य काल में समाहर्ता को वित्त मंत्री कहा गया है। इसका प्रमुख कार्य कर लगाना, कर उठाना। नेक्स्ट लेंगे संधिधाता ये राजस्व विभाग का मंत्री होता था। राजस्व विभाग का ये कर उगाता था एवं कर संबंधी सभी विभागों का पर ये नियंत्रण करता था, संधिधाता। नेक्स्ट लेंगे हम संधिधाता द्वारिका। द्वारिका। इसका ये प्रमुख ये राजमहलों का से संबंधित विभाग को संभालता था। इसका प्रमुख कार्य होता था राजमहलों की देखभाल करना, द्वारिका। इससे नेक्स्ट लेंगे हम कार्मांतिका। ये खान एवं कारखानों का मंत्री होता था। कार्मांतिक में खान एवं कारखानों का मंत्री। नेक्स्ट लेंगे अनंतपाल देखो नाम से पता चल रहा है। अनंतपाल सीमाओं पे जो दुर्ग होते थे उनका मंत्री होता था। यानी कि उसको संक्षेप में लिखेंगे, सीमावर्ती दुर्गों के मंत्री को हम अनंतपाल कहेंगे। सीमावर्ती दुर्गों की सुरक्षा, उनमें सेना रखना, उनसे संबंधित सभी कार्य करना, ये अनंतपाल का कार्य होता था। अनंतपाल। नेक्स्ट लेंगे हम दुर्गपाल जो राज्य के या केंद्र के विभिन्न हिस्सों में जो दुर्ग होते थे उसका मंत्री दुर्गपाल करेगा। वो उनकी सेना व्यवस्था, उनकी मुरम्मत, ये सभी कार्य इस दुर्गपाल के होते थे।
इससे नेक्स्ट लेंगे समाहर्ता। एक इसके बीच में रहेगा दंडपाल। दंडपाल ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था दंडपाल। इसका प्रमुख कार्य होता था अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना। इसे नेक्स्ट लेंगे समाहर्ता। समाहर्ता समाहर्ता ये समाहर्ता को लिखेंगे हम लेखन विभाग का मंत्री। लेखन विभाग का मंत्री ये प्रतिदिन राज दरबार में घटने वाली सभी घटनाओं को शाम को लिपिबद्ध करता था। लेखन विभाग होगा ना समाहर्ता के पास। ये 11 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे इसके, 11 मंत्री थे ना इसके। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हमने यहां एक्सप्लेन कर दिया 1 to 11 कंप्लीट। नाउ कम प्रोविंस से आगे चलेंगे हम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से आगे चलेंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन में राजा ने अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र से आगे प्रांतों में बांटा हुआ था। प्रांत के मुखिया को कुमारिया गवर्नर कहा जाता था। कुमारिया गवर्नर प्राय राज परिवार से ही संबंध रखते थे। उनका प्रमुख कार्य होता था केंद्र से आए फरमानों को अपने राज्य में लागू करवाना, अपने राज्य में शांति व्यवस्था को बनाए रखना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 4 प्रमुख प्रांत थे। 4 प्रमुख प्रांत थे। सबसे पहला लेंगे हम उत्तर पथ। उत्तर पथ 4 प्रमुख प्रांतों में लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तर पथ। उत्तर पथ इसमें कौन से राज्य आते थे? आधुनिक अफगानिस्तान, पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्र आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला उत्तर पथ बोलेंगे फर्स्ट, जो उसकी प्रोविंस पहला जो उसका एक राज्य था। 4 थे ना, 4 में से पहला उत्तर पथ। सेकंड लेंगे हम दक्षिण पथ। दक्षिण पथ इसकी राजधानी श्रवणगिरी थी। दक्षिण पथ श्रवणगिरी। इसका क्षेत्र रहेगा विंध्याचल पर्वत से लेकर मैसूर तक। थर्ड लेंगे हम अवंती पथ। अवंती पथ थर्ड लेंगे हम अवंती पथ। इसकी राजधानी अवंती पथ था। इसका क्षेत्र आधुनिक मालवा एवं गुजरात। इसकी राजधानी उज्जैन। उज्जैन। नेक्स्ट लेंगे हम पूर्व पथ। पूर्व पथ जिसमें इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसमें आधुनिक उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र आते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो केवल ये 4 ही स्टेट्स थी। फिर उसके बाद अशोक ने 5वीं स्टेट बनाई थी कलिंग। कलिंग इसकी राजधानी तोसाली। कलिंग इसकी राजधानी तोसाली थी। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतीय प्रशासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नेक्स्ट पे आएंगे हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। इसको इसके चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आगे भी विभिन्न इकाइयों में बांटा हुआ था। उन इकाइयों का वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले लेंगे हम जिला। जिले का मुख्य अधिकारी जिलाधीश होता था। नेक्स्ट लेंगे स्थानिक। स्थानीय जिसको कहेंगे हम स्थानीय। स्थानीय पहला तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, पहला डिस्ट्रिक्ट। दूसरा लेंगे स्थानीय। स्थानीय इसके स्थानीय में 800 गांव होते थे। 800 गांव के समूह को हम स्थानीय कहेंगे। इसके
इसके मुखिया को हम स्थानिक कहेंगे। इसे अगली इकाई क्या थी? द्रोणमुख। द्रोणमुख, द्रोणमुख। इसमें 400 गांव होते थे, इसमें 800 गांव होते थे। द्रोणमुख में 400 गांव। इसे अगली इकाई संग्रह, नेक्स्ट यूनिट लेंगे हम संग्रह। ये इसमें 10 विलेजेस होते थे, 10। इसके मुखिया को गोप कहेंगे, गोप। संग्रह। अंतिम जो इसकी इकाई थी सबसे छोटी, वो विलेज, विलेज, गांव। और इसके मुखिया को ग्रामिक कहा जाता था, ग्रामिक, ग्रामिक कहा जाएगा इसके मुखिया को। यहां तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट। अब एक पोर्शन हमने इसका क्लियर कर लिया। हमारे टॉपिक में 2 पॉइंट बनते हैं, सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। और चंद्रगुप्त मौर्य, हमने इसका नागरिक प्रशासन पूरा कर लिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। हमारा 50% कवर हो गया ना। अब हम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के हम ये पार्ट बनाएंगे ऐसे। सबसे पहले लेंगे टाउन्स एडमिनिस्ट्रेशन, नगरों का प्रशासन, टाउन्स एडमिनिस्ट्रेशन। नगर प्रशासन के मुखिया को नगराधीश कहा जाता था, नोटिट, नगराधीश। इसमें 6 समितियां होती थी जो अपने अपने कार्यों को जिम्मेवारी के साथ करती थी। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सैनिक प्रशासन। सैनिक प्रशासन में चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ सैनिक थे। उसने मिलिट्री प्रशासन को ढंग से चलाने के लिए आगे 6 कमेटियों में, 6 समितियों में बांटा था। 6 समितियों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 लेंगे, पहली समिति का कार्य होता था जो पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी, फर्स्ट पैदल सैनिकों की। सेकंड समिति क्या थी? जो घुड़सवार सेना का निरीक्षण करती थी। उसके अध्यक्ष को अश्वाध्यक्ष कहेंगे, घुड़सवारों के अध्यक्ष को अश्वाध्यक्ष। तीसरी जो समिति थी वो रथ जो सैनिक थे उनकी देखभाल करती थी, इसके अध्यक्ष को रथाध्यक्ष कहेंगे। चौथी समिति थी जो वो हाथी सेना का नियंत्रण करती थी, हाथी सेना पे उसका निरीक्षण करती थी, उसके अध्यक्ष को गजाध्यक्ष कहेंगे। और 5वीं जो समिति थी, इन सभी समितियों के लिए एक स्थान से दूसरे समान स्थान पर जरूरत की वस्तुओं को बैलगाड़ी के द्वारा ले जाती थी। इसके 5वीं समिति के अध्यक्ष को हम गोवाध्यक्ष कहेंगे, गोवाध्यक्ष। 6वीं जो इसकी समिति थी अंतिम, वो जल सेना पे नियंत्रण करती थी, जल सेना। 6वीं जो समिति थी इसकी अंतिम, वो जल सेना पे नियंत्रण करती थी। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को आगे 6 समितियों में बांटा। हर समिति अपने अपने जिम्मेवारियों को निभाती थी। अब पैदल सैनिक को वेतन क्या दिया जाता था? पैदल सैनिक को 500 पण वार्षिक, 500 पण, और रथ वाले को देंगे 200 पण, और घुड़सवार को दिया जाता था 500 से 1000 के मध्य, 500 से 1000 के मध्य ये वार्षिक वेतन। और उच्च अधिकारियों को दिया जाता था 12 से 48,000, 12 से 48,000 पण। पण इज द नेम ऑफ ए करेंसी, कंटेम्परेरी करेंसी, उसको हम पण कहेंगे। उस समय की जो मुद्रा थी उसको पण कहेंगे, 12 से 48,000। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट लेंगे हम
रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व विभाग, राजस्व विभाग। इसमें राजस्व विभाग में का प्रमुख कौन होता था? समाहर्ता, संहारता, जो उसके मंत्री में लिखा ना ये संहारता, ये वाला, इसका राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। इसका प्रमुख कार्य कर उठाना, कर लगाना, राजस्व को एकत्रित करना, इस राजस्व को एकत्रित करता था। इसके अलावा राजा की और भी विभिन्न करों से, चुंगी कर से, व्यापार कर से, विभिन्न करों से अपराधों को दंड लगाने से जो आय होती थी उसको राजकीय कार्यों पर खर्च किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम पुलिस एंड स्पाइस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एवं गुप्तचर व्यवस्था। पुलिस विभाग के प्रमुख को दंडपाल कहा जाता था, जो सबसे उच्च अधिकारी होता था पुलिस में। दंडपाल का प्रमुख कार्य अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना, चोरों डाकुओं को पकड़ना एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना। गुप्तचर विभाग में, गुप्तचर विभाग का प्रमुख कार्य होता था गुप्तचर विभाग राजा को सूचनाएं देना, हर क्षेत्र की सूचनाएं देना। मौर्यों के टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना कर रखी थी, जिसमें अधिकतर स्त्रियां, गणिकाएं एवं नट जाति के लोग इसमें भाग लेते थे। ये राजा को ये अपने भेष बदल के देश के विभिन्न हिस्सों में जाते थे और सारी सूचनाएं प्राप्त करके शाम को राजा तक पहुंचा देते थे। इस गुप्तचर व्यवस्था के माध्यम से प्रशासन को चलाने में चंद्रगुप्त मौर्य ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। नेक्स्ट लेंगे हम जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय प्रणाली। मौर्यों की न्याय प्रणाली एक उच्च कोटि की थी। इसमें हर इकाई में न्यायालय स्थापित किए गए थे। सबसे पहले सबसे बड़ा न्यायालय था जो पाटलिपुत्र में था, जिसमें राजा स्वयं निर्णय करता था। उसके नीचे विभिन्न राज्यों में एक एक अदालत स्थापित की गई थी। उससे नीचे जिलों में, उससे नीचे स्थानीय क्षेत्रों में, उससे नीचे द्रोणमुख में, उससे नीचे जनपद, जनपद दो गांव के संग्रह को कहेंगे जनपद, और अंतिम उसे संग्रह से नीचे जनपद और जनपद से नीचे अंतिम गांव की अदालत। सभी अदालतों में दीवानी एवं फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे सुने जाते थे। फौजदारी अदालतों को कंटक शोधन कहा जाता था, कंटक शोधन फौजदारी अदालतों को, और दीवानी अदालतों को स्थानिक कहा जाता था, स्थानिक दीवानी अदालतों को। दो तरह के, दोनों दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे हो गए। अपील संबंधी मुकदमे, अपील होता है अगर कोई फरियादी नीचे वाली अदालत से के फैसले से संतुष्ट ना हो तो उसको उससे ऊपर वाली अदालत में अपनी फरियाद लगा सकता था। इट्स मीन अपील संबंधी मुकदमे राजा की अदालत में लगाए जाते थे। ठीक है, इसलिए हो गया जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। दंड कठोर थे लेकिन कानून नरम थे। दंड बहुत कठोर थे, कानून नरम थे। सामान्य अपराधों के लिए अंगभंग, अंगभंग मीन समझ रहे ना, सामान्य अपराधों के लिए हाथ पैर काट देना, कान काट देना, नाक काट देना, ये सामान्य अपराधों की दंड व्यवस्था थी। और जघन्य अपराध, देशद्रोहिता के लिए, मृत्युदंड के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। इसको कहेंगे हम जघन्य अपराध। ये सारे टोटल को बोलेंगे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम पब्लिक वेलफेयर वर्क, प्रजाहित कार्य, प्रजाहित कार्य। इसमें लेंगे हम चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रजा, वो दिन रात प्रजा की हित कार्यों में लगा रहता था। उसने प्रजा के लिए सबसे पहले सड़कें बनवाई, सड़कों की दोनों तरफ छायादार वृक्ष लगवाए, नहरें खुदवाई सिंचाई व्यवस्था के लिए। उसके अलावा उसने अवंती प्रांत में पुष्यगुप्त, जो उसने गवर्नर नियुक्त किया था सौराष्ट्र में, उसने एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इस सुदर्शन झील से किसानों को पीने एवं सिंचाई व्यवस्था के लिए पानी मिलता था, इस सुदर्शन झील से। इसके अलावा उसने अनेक चिकित्सालय, विद्यालय, महाविद्यालय एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाएं खुलवाई।
ये विद्वानों को प्रोत्साहन तथा छात्रों को वजीफा देने की इसने विद्यालयों महाविद्यालयों में व्यवस्था कर रखी थी। अब निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का, लास्ट में लेंगे कंक्लूजन, निष्कर्ष रूप में हम कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का नागरिक एवं सैनिक प्रशासन एक उच्च कोटि का प्रशासन था, जो थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ आगे इससे आने वाले विभिन्न राजवंशों ने इसको फॉलो किया, चाहे उसमें उत्तर मौर्य हो, चाहे उसमें गुप्त राजवंश हो। थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे नागरिक एवं सैनिक प्रशासन की नींव रखी जो आने वाले विभिन्न राजवंशों ने थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ उसको फॉलो किया। एनी क्वेरी अबाउट दिस टॉपिक? नो सर। थैंक्स।